Welcome students. The next topic is Biot-Savart's law. ओस्टर्ड ने हमें ये तो समझा दिया कि जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, जब चार्ज स्टैटिक पोजीशन पे रहता है तब तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन वही चार्ज अगर फ्लो करने लग जाए तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज मींस करंट। ठीक है, तो बायो-सावार्ट्स ने उसी मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई किया, उसकी स्ट्रेंथ को निकालने की कोशिश की। क्या कहा कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए एट ए पॉइंट P, उससे कुछ डिस्टेंस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वो उन्होंने निकालने की कोशिश की थी। और क्या बताया था इन्होंने कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। किस पे डिपेंड करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड? कि उस वायर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मतलब हम कितनी लेंथ ले रहे हैं उस वायर की। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इस टोटल वायर की जो लेंथ है वो L है। ठीक है ना, L लेंथ है, और हम कितने सेक्शन की वजह से देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये अपनी लेंथ यहां से यहां तक अपन ने इसको एक DL, एक स्मॉल लेंथ हमने ली। ठीक है ना, स्मॉल लेंथ हमने ली, और ये जो लेंथ हम लेंगे इस ये भी हम एज ए इसको वेक्टर एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे एरिया का मैंने आपको बताया था, एरिया भी क्या क्या होता है? एक वेक्टर एलिमेंट होता है। कोई भी एरिया है, कोई शीट है अपने पास, ठीक है ना, तो ये इसको भी हम क्या बोलते हैं? एरिया एलिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप इसका एरिया ए है और इसमें से हम छोटा सा अगर एरिया देखें तो वो एरिया एलिमेंट हम DA, ठीक है ना, तो वो भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वैसे ही कोई लेंथ आपके पास L, और उसमें से जब आप स्मॉल लेंथ लोगे तो वो भी क्या होगी? एक एलिमेंट ही है। ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी पॉइंट पे अब इस सेक्शन पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट। ठीक है, मान लीजिए आपका जो लेंथ है वायर किस तरीके से है, तो इस पॉइंट पे अगर आपको देखना हो तो इस स्मॉल लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी इसके टेंजेंट। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम एज ए वेक्टर देख रहे हैं। ठीक है ना, फिर क्या बताया था कि करंट कितना होगा उस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द एलिमेंट, कितनी आप लेंथ ले रहे हो। ठीक है ना, जिस लेंथ की वजह से आप देख रहे हो तो उस लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, साइन थीटा, कितने एंगल पे आप देख रहे हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और कितनी दूर देख रहे हो आप उस वायर से, कितनी दूर देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, वेयर टू चेक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, आपको जहां चेक करनी है, जैसे मान लीजिए P पॉइंट पे मुझे चेक करनी है, तो P पॉइंट जो है इसमें इस एलिमेंट से कितना दूर है ये P पॉइंट। ठीक है, तो लेट कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट AB। तो देखिए टोटल जो वायर की लेंथ है इसमें से हमने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया, इसको AB नाम दे देते हैं। टोटल लेंथ क्या है वायर की? X से लेकर Y तक जा रही है। हमने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया AB ऑफ लेंथ DL ऑफ द कंडक्टर XY, मान लीजिए पूरा कंडक्टर है, जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। लेट R बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट DL, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन DL एंड R। तो DL भी क्या एक वेक्टर है, ठीक है ना, और R भी क्या है? एक पोजिशन वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल वो कितना हो गया? थीटा। तो वो थीटा एंगल हो गया। तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम स्मॉल लेंथ ले रहे हैं ना DL, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी स्मॉल के लिए आएगी, DV। ठीक है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द वायर दैट वी हैव टेकन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल दैट इज sin थीटा, and inversely proportional to the square of the distance from the wire at a point where we are taking the magnetic field. So this is the expression. अब proportionality को जब हम हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? proportionality constant, that is म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है ना, और अगर इसमें से देखा जाए तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका? तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर
पर एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। म्यू नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, ठीक है। तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r, तो देखिए dl क्रॉस r, ठीक है, दोनों ही वेक्टर है, तो इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर चलेगी ना, तो वही चीज यहां बता रहा है। तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देयरफॉर अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको अबव एक्सप्रेशन को r से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया r से, तो ऊपर तो हो जाएगा r और नीचे क्या बन जाएगा, वो r क्यूब, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, dl r साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dl क्रॉस r इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई, इसकी जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो इन दोनों के ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई बायोट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब कुछ केस स्टडी कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये दोबारा मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए केस 1 क्या कह रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हम थीटा 0 ले लें, थीटा यहाँ पे क्या था, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आई dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये थीटा किस किस के बीच में है एंगल, मतलब लेंथ और पोजीशन वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर ये 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो P पॉइंट है, जो P पॉइंट है जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, वो P पॉइंट हमने किसके ऊपर ले लिया, वायर के ऊपर ही ले लिया। भाई अगर ये वायर है आपका, तो इस वायर की जो लेंथ है आपकी वो dl है, ठीक है। तो उसका एक वेक्टर एलिमेंट आप इसको ऐसे समझिए, इसके ऊपर एक टेंजेंट चला गया ये, और आप एक P पॉइंट पे देख रहे हो यहाँ पे, जिसकी पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है ना। अब इसके बीच में कुछ एंगल है, अब ये एंगल 0 हो जाएगा, इसका मतलब P पॉइंट कहाँ आ गया, P पॉइंट आपका इस वायर के ऊपर ही आ गया, तभी तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि अगर हम थीटा 0 ले लेते हैं, डेट मीन्स द पॉइंट P लाइज ऑन द वायर कैरिंग करंट, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा फैक्टर ही 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेट मीन्स देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द थिन लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बनती है, ना कि उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, जैसे कि हमने करंट के केस में पढ़ा था कि करंट हमेशा किसी भी वायर के सरफेस से फ्लो करता है, ना कि उसके अंदर, ठीक है ना। तो सेम वही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड बनती है, ना कि उसके ऊपर। अब थीटा अगर हम 90 डिग्री ले लेंगे तो ये मैक्सिमम केस बन गया, क्योंकि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैक्सिमम आएगी, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर P अगर आपका परपेंडिकुलर है लेंथ के, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी, मैक्सिमम। और थीटा चाहे तो आप 0 ले लो या फिर आप 180 ले लो, तो उस केस में साइन 0 या साइन 180 0 ही रहता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सबसे कम यानी कि 0 रहेगी। क्लियर है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज हमें कूलाम्स लॉ समझाता है, वैसा ही कुछ कुछ मैग्नेटिज्म के अंदर हमें बायोट सावर्ट्स लॉ समझाता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स हैं,
कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और वहीं बायो सवार्ट्स लॉ क्या बताता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। दोनों ही केस में क्या सिमिलरिटी है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, डिस्टेंस के। एक चीज, दूसरी चीज, दोनों के ही दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। follows principle of superposition, that is net magnetic field of a system is equal to the vector sum of the magnetic field produced by individual charges। ठीक है ना। तो ये भी दोनों ही मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तीसरा, जो कूलम्ब्स लॉ है वो कैसा है, इट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्सेस। ठीक है ना। जो सोर्स है, इसमें सोर्स क्या है, Q1 और Q2, ये चार्ज है ना सोर्स, तो ये कैसे हैं, स्केलर है। ठीक है। और यहां पे सोर्स क्या है आपका, करंट कैरिंग एलिमेंट है। तो करंट जब आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पे चार्ज आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसमें आपका चार्ज जो है वो स्टैटिक पोजीशन पे है और इसके अंदर आपका चार्ज जो है वो मूविंग पोजीशन में है। फिर क्या कह रहे हैं, बायोट सवार्ट्स लॉ, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द वायर एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो उन दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जबकि कूलम्ब्स लॉ क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग चलता है ये। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। अब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसी लाइन के अलोंग ही तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है ना। और मान लीजिए डिस्टेंस आर है तो इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है ना, आर के भी परपेंडिकुलर होगा और डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए जो बायोट सवार्ट्स लॉ है तो इसको हम, इसकी एक दो एप्लीकेशन है, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से हम। तो सबसे पहले देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। ठीक है ना। तो कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इस तरीके से ये लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इस लूप के वजह से हम सेंटर में, इसके सेंटर में पी पॉइंट पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आती है। तो हम मान लीजिए पूरी की पूरी लूप की जो लेंथ है, एंटायर लेंथ, वो तो है एल। हम स्मॉल सेक्शन में देखेंगे डीएल, इस स्मॉल लेंथ की वजह से कितना आ रहा है। ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम इफेक्ट हम साइन थीटा क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, जो कि कितने पे होगा, साइन 90 डिग्री पे। ठीक है ना। तो डीएल और पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। तो एज पर बायोट सवार्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P due to a small current carrying element dl is given by this expression where sin theta is equal to 1। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर और पोजिशन वेक्टर ये दोनों ही क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। dl क्या है आपकी, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर कैरिंग करंट। फील्ड ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन। अब देखिए ये तो हमने निकाल दिया स्मॉल के लिए। अब ऐसे ही देखिए स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स आप पूरे लूप के ऊपर अगर लोगे तो एंटायर के लिए हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर एंटायर लूप। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बी। ठीक है ना। और जब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एंटायर लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो एंटायर लेंथ क्या है आपकी, सरकमफ्रेंस ही तो है। तो क्या है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। ठीक है ना। बाकी सारे कांस्टेंट्स थे जो बाहर आ गए, अंदर रह गया डीएल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ गया 2 पाई आर। तो अब देखिए इसमें से कुछ कट जाएगा आपका, आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है। तो आपका लास्ट में क्या बचा, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये तो देखिए सिंगल लूप थी। अगर ऐसे मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए करंट कैरिंग एलिमेंट तो n से मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये तो आपकी आ गई मैग्नीट्यूड। ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो देखिए इस चीज को मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं आपको कि ये देखो
एज पर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से अपने हाथों में पकड़ें कि जो हमारा थंब है वो तो शो करेगा करंट की डायरेक्शन, और जो कर्ल है हमारी फिंगर्स की वो शो करेंगी अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये हमारी इस तरह से आई मैग्नेटिक फील्ड और इस तरीके से हमारा आया करंट। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी सही है। अगर आप करंट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बना दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने को करंट की डायरेक्शन शो करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसको रिवर्स तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड माने या इसको अगर हम करंट मान लें इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे वाले केस में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, लूप इस तरीके से है ना, करंट हमारा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। जो हमने पीछे जो लिया है केस, देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारा, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना। तो उसी हिसाब से जब करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा तो थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनटू द पेपर। ठीक है, इनटू द पेपर इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द पेपर जाएगी क्योंकि ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख सकते हैं हम राइट हैंड थंब रूल को। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा। तो वही कह रहे हैं। तो इफ द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस तरीके से, करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो अब देखिए थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी ना। तो देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, जिसको हम डॉट से शो करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, सेंटर पे आउटवर्ड हो जाएगी। और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये डाउनवर्ड अपवर्ड जो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा एंड शो करता है, नॉर्थ पोल। ठीक है ना, इसका मतलब इनटू द पेपर हमारे पास इस केस में मैग्नेटिक नॉर्थ है और ऊपर कितना है, मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है ना, और वैसे यहां पे ऊपर की तरफ क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है क्योंकि ऊपर की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। तो नीचे वाला एंड क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक साउथ। जो मैग्नेट की बात करते हैं तो इसमें दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल को एग्जिस्ट करते हैं, जबकि चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होता। चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिस्क्रीट रहते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता, दोनों साथ में रहते हैं। तो ये चीज है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड का, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, where n is the number of turns and r is the radius of the circular loop। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने 2 ले लिए, ठीक है, एंड करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों टर्न्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इनर जो सर्कल है जिसकी रेडियस r1 है और जो आउटर सर्कल है जिसकी रेडियस r2 है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी वजह से बन गई मान लो मैग्नेटिक फील्ड B1, और बाहर वाले आउटर लूप की वजह से बनी मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट, तो वो दोनों का सम हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B1 प्लस B2, क्योंकि यहाँ करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है। इसी तरीके से अगर हम n नंबर ऑफ लूप्स ले लेंगे तो सभी का क्या हो जाएगा, एक तरीके से वेक्टर सम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n1 n2 इस तरीके से मान लीजिए हम n नंबर ऑफ लूप लेते हैं तो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज देखिए, अगर करंट आपके रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहां पे भी n की वैल्यू हमने क्या ली है, 2 ली है। ठीक है ना, 2 लूप है हमारे पास। ठीक है, लेकिन करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम R1 लें, इनर लूप लें, तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई। और अगर हम आउटर लूप लें तो इसके हिसाब से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड हो गई। ठीक है ना, तो दो केस हमारे सामने आ गए, एक में आउटवर्ड आ रही है, एक में इनवर्ड आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो हम देखेंगे कि ज्यादा वैल्यू किसकी है,
उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो बच गया वो आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है और 8 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेकिन कितने फोर्स के साथ जाएगा? 6 न्यूटन फोर्स के साथ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 न्यूटन तो इसके साथ कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो वही केस यहां पे है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रोंग होगी उसमें से हम जो कम वीकर है उसको माइनस कर देंगे। अब इसमें स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड और आर, इसके बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो जितनी रेडियस कम होगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि जो इनर लूप है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटर, ठीक है। तो हम बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? लार्जर माइनस स्मॉलर, तो B1 माइनस B2, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप के एक्सियल लाइन के ऊपर अपने को देखनी की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए आप, ये हमारी कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसके एक्सियल लाइन के ऊपर हम P पॉइंट के ऊपर यहां पे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो पूरी की पूरी लूप की मान लीजिए लेंथ क्या है? L है, तो हम एक स्मॉल लेंथ ले लेंगे DL, ये हमने स्मॉल लेंथ ले ली, ठीक है ना। और इसको आप इमेजिन कीजिए कि ये लूप जो है ना, ये मतलब आपके जैसे हथेली के ऊपर परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है ना। इसको आप इमेजिन कीजिए 3D सिस्टम में कि ये उठा हुआ है पोर्शन, मतलब इस तरीके से आपके सामने, जब आप इसको एकदम चेहरे के सामने रख के देखोगे तो ये लूप आपको एक सिंगल लाइन में नजर आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सामने रखी है ये। तो किसी भी पॉइंट पे जैसे इस स्मॉल लेंथ की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट चली जाएगी, तो ये डायरेक्शन आ गई, और ये हम इसकी पोजीशन वेक्टर हो गया अपना आर, या आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, एट ए पॉइंट पी जहां पे हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम सेंटर से बात करें एक्सियल लाइन के ऊपर, सेंटर से इसकी कितनी दूरी है? ये एक्स है, और रेडियस क्या है इस लूप की? ए है, ठीक है ना। तो लेट पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑन द एक्सियल लाइन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। एज्यूम द लूप इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ dl, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि इसको स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे, तो एक स्मॉल लेंथ हमने dl ले ली। अब इसकी वजह से हम देखेंगे कि P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी। अंडरस्टूड। तो ये एंगल जो सस्टेंड कर रहा है, ये हमने कितना मान लिया इसमें? ये मान लीजिए फाई एंगल सस्टेंड कर रहा है, फाई। और जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है हमने, ये और जो पोजीशन वेक्टर है, ये कितना एंगल बना रहा है? तो ये एंगल बना रहा है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। तो ये हमारा थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा डिग्री अपना 90 डिग्री, ताकि साइन थीटा कितना हो जाए? 1 हो जाए, ताकि मैक्सिमम मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें मिले। तो हम इस तरीके से इस चीज को लेके चलेंगे। तो देखिए साइन थीटा तो हो गया अपना 1, क्यों? क्योंकि डीएल और आर दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर एट पी ड्यू टू सी, ठीक है ना, पी पॉइंट के ऊपर इस सी पोजिशन की वजह से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आई, क्लियर। तो अगर डायरेक्शन देखी जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये डीएल और आर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर चलेगी। तो आप इसको इस तरीके से दिखाओ, ये है डीबी, ठीक है ना, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, जो कि कितना एंगल सस्टेन कर रही है? फाई एंगल सस्टेन कर रही है, क्लियर। इसी तरीके से हम एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल लेंथ ये ले लेते हैं एट डी, और उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, मतलब ये आर डैश मान लो, ठीक है ना, और ये डीएल डैश मान लो। तो इनके वजह से जो बनेगी वो आएगी अपनी डीबी डैश, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डीबी डैश, ठीक है ना। तो एट पॉइंट पी ड्यू टू डी, ये आगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अगर हम रिजोल्व करें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल के आएगा, क्योंकि ये एंगल है अपने पास फाई ना,
तो y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, db cos फाई, और x कोऑर्डिनेट db sin फाई, और ऐसे ही db डैश को अगर हम करें तो ये आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट db डैश cos फाई, और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा db डैश sin फाई, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अब देखिए जो y कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हैं वो कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है। तो y कोऑर्डिनेट्स के तो कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ले दे के क्या बचा, जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो ये सब ऐड अप हो जाएंगे, और इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्योंकि हम जितने भी इसमें स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेंगे सभी के साथ यही कहानी होगी कि सभी के सभी x कोऑर्डिनेट बचेंगे, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, फिर इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे एंटायर के लिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया, सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, dl स्मॉल लेंथ, और एंटायर लेंथ क्या थी अपनी, सर्कमफ्रेंस ही तो है, तो एंटायर लेंथ क्या होगी 2 पाई r, तो r अपना क्या है, यहाँ पे a है रेडियस, तो 2 पाई a, ठीक है, तो 2 पाई a हम पुट कर देंगे इस तरीके से। और फिर इसमें एक फैक्टर और आ रहा था हमारा साइन फाई, तो साइन फाई कितना बनेगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि a अपॉन r, ठीक है, तो ये भी हम पुट कर देंगे इसमें। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल टू द पावर 3/2, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन आया। यानी कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसके बराबर होगी। क्लियर है। अब इसमें कुछ केस स्टडी कर लेते हैं। अगर ये तो सिंगल लूप थी, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर दो। व्हेन द पॉइंट इज एट द सेंटर, यानी कि अगर P पॉइंट को, यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, अब अगर हम सेंटर में देखेंगे कि इस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इस पे, तो ये x फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। और ये सेम देखो वही केस है जो हमने पीछे किया था कि एक सर्कुलर लूप हमने ली थी और उसके सेंटर में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई थी, ठीक है ना, वही एक्सप्रेशन नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पे रेडियस हमने r मानी है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और यहां पे क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, क्योंकि यहां पे जो रेडियस है वो a है, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। थर्ड केस देखिए कि एट द सेंटर ड्यू टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्कुलर कॉइल, कि अब हम सेंटर पे ही देखेंगे लेकिन हम पूरा का पूरा सर्कुलर लूप नहीं ले रहे, एक छोटा सा हम एक सेक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हमने कितना रेडियंस में लिया है, 5 रेडियंस का लिया है, ठीक है ना, 5 रेडियंस, इतना रेडियन का एक सेक्टर लिया है हमने, और उसकी वजह से हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी सेंटर के ऊपर। तो क्या हो जाएगा अपना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और इंटू 5, ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना, वेयर फाई क्या है, एंगल सस्पेंडेड बाय द कोयल एट द सेंटर, ठीक है। अब अगर आपको प्रूव करना है भाई ये कैसे आया, तो देखिए हम पूरा का पूरा सर्कल मान लेते हैं, पूरा का पूरा सर्कल अगर आप लोगे तो फाई कितना हो जाएगा उस केस में, 2 पाई, 2 पाई बोले तो मतलब 360, मतलब पूरा सर्कल अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे मैं 2 पाई रख देता हूँ पूरे सर्कल के लिए। तो जैसे 2 पाई रखूंगा तो ये देखिए कुछ कट जाएगा इसमें, पाई से पाई कट गया और ये 2, तो क्या आया म्यू नोट आई अपॉन 2a, ठीक है ना। तो वही आ गया एक्सप्रेशन जो हमने पीछे किया था, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अपना सही है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितनी आई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाए तो ये डायरेक्शन जाएगी, ठीक है ना। और ये सर्कुलर लूप इस तरीके से है
कि जब आप इसको देखोगे, ठीक है ना, तो आपको एक परपेंडिकुलर पोजीशन पे जब आप इसको देखोगे एकदम आंखों के सामने, तो ये सर्कुलर लूप आपको एकदम लाइन में नजर आएगी ऐसे, और करंट आपका फ्लो होगा इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी जाएगी। क्लियर? Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.